Assalamualaikum, my name is Nauman and you are watching Sharp Scripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 7 tips to write clean, readable and robust code. Being a software developer, it is your responsibility to not just write a code, but write a good code. अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बैड कोड क्यों लिखेगा, वो जानबूझ के क्यों बैड कोड लिखेगा. लेट मी आंसर द क्वेश्चन. एक डेवलपर जानबूझ के बैड कोड नहीं लिखता. बैड कोड लिखने की कई वजूहात होती है. उनमें से एक वजह यह है कि डेवलपर ये कहता है कि उसको प्रेशर है टाइम का और उसको जल्दी जल्दी कोड डिलीवर करना है, जिस वजह से वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फोकस में नहीं रख पाता, उनको माइंड में नहीं रख पाता और जो कोड निकल के आता है वो बैड कोड होता है. अब यहाँ पे ये समझा जाता है कि अगर आप फास्ट कोड करते हो, अगर आप फास्ट कोड लिखोगे, आप जल्दी जल्दी चीज़ें डिलीवर करोगे तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ग्रो करेगी. बट द रियलिटी इज़ टोटली अपोजिट. आप कोड जितना फास्ट लिखोगे आपके कोड के अंदर उतनी ही बग्स होंगी, आपका कोड उतना ही फ्रेजाइल होगा. और कोड में जितनी बग्स होंगी, जितना फ्रेजाइल होगा, आपको अभी तो आपने चीज़ जल्दी डिलीवर कर दी, लेकिन जब आप वो चीज़ आपके क्लाइंट के पास पहुंची, उसने आपको रिपोर्ट की एक्सेप्शंस, अब वो एक्सेप्शंस आप बैठ के वीकेंड्स पे सॉल्व कर रहे हो, तो आप अब अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो और आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम हुई है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट स्लोली बट राइट द गुड एंड बेटर कोड. अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि एक गुड कोड क्या होता है, एक बेटर कोड हम किसे कह सकते हैं. तो मैं बेटर कोड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, या मैं बेटर कोड को डिफाइन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ दीज 2 क्वालिटीज. नंबर 1, अ बेटर कोड, अ गुड कोड इज स्केलेबल, एंड नंबर 2, गुड कोड इज रीडेबल. स्केलेबिलिटी के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ. इससे पहले मैंने बिग ओ के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें मैंने स्केलेबिलिटी को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है. अगर आपने स्केलेबिलिटी को समझना है तो आप वो वीडियो देखें, उसकी लिंक आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी होगी. आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा रीडेबिलिटी के बारे में. आप कैसे अपने कोड को रीडेबल बना सकते हैं, और इसी में आपको मैं 7 टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक क्लीन, रीडेबल एंड रोबस्ट कोड लिख पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. टिप नंबर 1, गिव द मीनिंगफुल नेम्स टू योर वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लासेस. हम अक्सर ये करते हैं कि जब हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना होता है या जब हम कोई मेथड लिखते हैं तो वहाँ पे हम उसका जो नाम देते हैं वेरिएबल का या मेथड का, वो हम बड़ा सिंपल से दे देते हैं str. जब हमने स्ट्रिंग डिफाइन करनी है str1, str2, या हमने एम्प्लॉय अगर वेरिएबल बनाना है तो हमने emp लिख दिया. ये हम शॉर्ट फॉर्म्स अक्सर यूज़ करते हैं. ये जितने भी हम नाम यूज़ करते हैं ये रीडेबल नहीं होते. तो जब भी आप कोई भी वेरिएबल को, मेथड को या क्लास को नेम दें तो आप 2 चीज़ों को ध्यान में रखें. नंबर 1, आप उसको एब्रीवेशन में ना के लेके जाएं, आप उसको फुल नेम दें. लेट्स से अगर आप एक फील्ड बना रहे हैं एम्प्लॉय नेम की, तो बजाय कि emp नेम हो आप वहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखो. रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे दो. तो इस तरीके से आपका जो नेम है, जब आप उसको फुल नेम दोगे तो आपका वो जो नाम है वो इजी टू रीड होगा. और दूसरी चीज़ आप क्या करो कि आपके जितने भी नेम हो वो नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं. आपको पता होगा मैंने कहाँ पे कैमल केस यूज़ करना है, कहाँ पे पास्कल केस यूज़ करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता हो. क्लास नेम दे रहे हैं, मेथड नेम दे रहे हैं, वेरिएबल नेम दे रहे हैं. ऑलवेज फोकस ऑन coding standards and naming convention. So this is first and very basic tip to write a clean code. Tip number 2, avoid comments. Instead, write a self-explanatory code. आपका जो कोड है, अब यहाँ पे अक्सर लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे कि नहीं हम तो जब भी कोड लिखे हमें कमेंट्स देने चाहिए. बट मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हर जगह पे कमेंट्स देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता. जब भी आप कमेंट देते हो इट मीन कि आपका कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, आपका कोड डिफाइन नहीं कर रहा अपने आप को. आपको उस कोड को आपको बताना पड़ रहा है एक्सप्लिसिटली कि ये मेरा कोड क्या करेगा. इट्स मीन कि आपका जो कोड है वो इजी टू रीडेबल नहीं है.
वो इंग्लिश की तरह कोई बंदा रीड नहीं कर सकता, तो आपको कमेंट्स देने पड़ रहे हैं। आई नो सम प्लेसेस के ऊपर आपको यूज़र को गाइड करने के लिए कमेंट्स देना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटली कमेंट्स ना दें, बट आप अगर हर जगह पे कमेंट्स कर रहे हैं, इट मीन आपका कोड जो है वो रीडेबल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मेथड है, उसका नाम है स्टार्ट इंजन। अब अगर मेथड का नेम स्टार्ट इंजन है तो यहाँ पे मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि ये मेथड क्या करेगा। आई नो ये मेथड इंजन को स्टार्ट करेगा। तो ये जो कोड है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप जब नेमिंग कन्वेंशंस को, कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, प्लस आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप मीनिंगफुल मेथड नेम दो और आप कमेंट्स को अवॉइड करो जहाँ तक हो सके। जहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ वहाँ पे ही कमेंट दो। कमेंट की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपने एक मेथड बनाया, उसको आपने कमेंट दे दिया, कल को आपने बताया ये मेथड ये काम करेगा। अब लेट्स से कल को वो कोई और डेवलपर आता है, वो उस मेथड के अंदर कोई चेंज करता है, लेकिन वो कमेंट को चेंज करना भूल जाता है। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे वो मिसलीडिंग हो जाएगा। अब कोई थर्ड पर्सन जब आके कमेंट्स रीड करेगा, उसको पता चलेगा कि ये मेथड तो ये काम कर रहा है, बट अंडर द हुड वो मेथड की फंक्शनैलिटी चेंज हो चुकी होगी। तो फिर ये एक मिसलीडिंग चीज़ हो जाएगी डेवलपर के लिए। अगेन आपका कोड वहाँ पे रीडेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरी टिप, अवॉइड कमेंट्स, इंस्टेड राइट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड, ऐसा कोड जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हो। तीसरी टिप, अवॉइड फैंसी वन लाइनर कोड। समटाइम हम क्या करते हैं कि हमने एक मेथड है, वो इफ़ एल्स के थ्रू होता है, हमने वहाँ पे टर्शरी ऑपरेटर लगा दिया, हमने उसको वन लाइनर बना दिया। अब वन लाइनर में वो ऐसे तो लग रहा है कि मैंने 2 लाइनें बचा ली हैं, लेकिन अब वो कोड की रीडेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो एक न्यू पर्सन को, न्यू डेवलपर को रीड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम कोड लिखते हैं वो ह्यूमंस रीड कर रहे होते हैं। इवेंचुअली तो वो मशीन रीड करती है, लेकिन ह्यूमंस रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ही उसको आगे मूव करवा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करवा पाएंगे। तो आप भी अवॉइड करें कि जहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्टिव कोड लिख सकें वहाँ पे वन लाइनर्स को अवॉइड करें। कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आप एक लाइन के नीचे काम कर सकते हैं और आपको पता है कि इसकी रीडेबिलिटी भी नहीं डाउन होगी, तो वहाँ पे आप वन लाइनर यूज़ करो। जैसे कि लेट से आप कोई मेथड है, एमवीसी की बात करता हूँ, मॉडल स्टेट आपने चेक करनी है, तो हम अक्सर यूज़ करते हैं इफ़ नेगेशन मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, और उसकी ब्रैकेट के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं कि अगर मॉडल स्टेट इनवैलिड हुई तो क्या होगा। अब ये कोड खूबसूरत तो लग रहा है, लेकिन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा लिखते हैं इफ़ मॉडल डॉट इज़ वैलिड इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो ये बहुत ही ईजी है, हर बंदा इसको रीड करके समझ पाता है कि यहाँ पे बात हो रही है कि अगर मॉडल स्टेट इनवैलिड होगी तो क्या होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि वन लाइनर यूज़ करें, लेकिन हर जगह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको पता है कि कोड की विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिविटी वहाँ पे नहीं जाएगी, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको अवॉइड करो। ज़्यादा कूल बनने की कोशिश ना करो, ज़्यादा फैंसी कोड लिखने की कोशिश ना करो। टिप नंबर 4, फॉलो SRP, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आपका हर मेथड, आपकी हर क्लास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही हो। आप एक मेथड के अंदर 2 काम ना करो, 3 काम ना करो। उससे होता क्या है कि आपका कोड जो है वो उसमें जब आप एक जगह पे सारी चीज़ें करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और आपके वो सारे जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एंड देन आप उसमें कुछ एक जगह पे चेंज करते हो, दूसरी फंक्शनैलिटी आपकी डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। सो ऑलवेज सेपरेट द डिपेंडेंसीज, सेपरेट द फंक्शनैलिटीज। मेथड आपका 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, इट मीन आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, आप उसको स्प्लिट करो 2 के अंदर। इससे एक तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, एंड देन उसके अंदर डिपेंडेंसी भी जो है वो ख़त्म होती है। तो इसको भी ज़हन में रखो, फॉलो SRP, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। हर मेथड, हर क्लास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही हो। टिप नंबर 5, मोर फाइल्स आर बेटर देन मोर कोड इन वन फाइल। ये मैं पिछले ही पॉइंट को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूँगा और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम एक ही फाइल के अंदर सारा करने की कोशिश करते हैं काम। उससे हमें ये लगता है कि यार अगर मैं ज़्यादा फाइलों में करूँगा फिर मुझे फ़ाइल सर्चिंग करनी पड़ेगी और मुझे डिफरेंट फाइल्स में जाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा। बट हमारी IDEs आजकल बहुत पावरफुल है। आप VS कोड के अंदर Ctrl+P प्रेस करें तो आपको वो सारी फाइलों को एक्सेस दे देता है। आप कोई भी वर्ड सर्च करें आपको बता देगा ये कौन सी फाइल है। ऐसे ही हर टूल के अंदर आपको सर्चिंग पावर जो है वो मिलती है। तो कोशिश करें, अवॉइड करें कि एक फ़ाइल के अंदर ज़्यादा जंक बनाने की बजाय
अपने कोड को छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिट करें। इससे अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और आपका कोड जो है वो बहुत ही एक ट्री टाइप हायरार्की में फैल जाता है और फिर उसमें आपको चीज़ें फाइंड करना भी आसान हो जाती हैं और चीज़ों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज करना भी आसान हो जाता है। सो अवॉइड बिग फाइल्स, क्रिएट स्मॉलर फाइल्स विद लेस कोड। टिप नंबर 6, अवॉइड डुप्लीकेट कोड। अब डुप्लीकेट कोड क्या होता है? डुप्लीकेट कोड आप ऐसे कहते हैं कि लेट से मैंने एक जगह पे कोई फंक्शनैलिटी बनानी है, मैंने वहाँ पे कुछ कोड लिखा, अब मुझे उस तरह की फंक्शनैलिटी एक और क्लास में भी चाहिए, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, एक और मेथड लिख लूँगा, तो ये कोड की डुप्लीकेशन हो गई है। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि आप सेम कोड दो जगह पे लिख रहे हैं, तो देन क्रिएट अ फंक्शन। एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी डाल दो और उस फंक्शन को दो जगह पे कॉल करा लो। ये सबसे बेहतरीन तरीकाकार होता है कोड डुप्लीकेशन ख़त्म करने का। जहाँ पे भी देखो दो डिफरेंट प्लेसेस हैं, सेम फंक्शनैलिटी है, उसको सेम फंक्शन में ले आओ, मे बी सेम क्लास में ले आओ अगर ज़्यादा फंक्शनैलिटी है तो, एंड देन उसको आप रीयूज़ करो। एक तो इससे आपकी रिडंडेंट कोड वो ख़त्म होगा, कोड डुप्लीकेशन ख़त्म होगी, एंड सेकंड कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। आप एक पीस ऑफ कोड को 1 2 3 4 5 6 जगह पे प्लग करवा सकते हो। तो ये 6 मेरी तरफ से टिप होगी जिसको आप फॉलो करके एक बेटर डेवलपर बन सकते हो और आप एक रीडेबल कोड लिख सकते हो। टिप नंबर 7, लास्ट में जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है लर्न द सॉलिड प्रिंसिपल्स। अब सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है? ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि एक अच्छा मॉड्यूलर कोड कैसे लिखा जा सकता है, एक ऐसा कोड कैसे लिखा जा सकता है जो कि लूजली कपल्ड हो, एक ऐसा कोड कैसे लिखा जा सकता है जिसमें हर एक मेथड, हर क्लास की फंक्शनैलिटी अपनी अपनी हो और वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर रहे हों। अगर आप ये 5 प्रिंसिपल सीख जाते हैं तो आप एक क्लीन आर्किटेक्चर बनाना सीख जाओगे, और क्लीन कोड लिखने से पहले क्लीन आर्किटेक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं ये आपको क्लीन आर्किटेक्चर बनाने में हेल्प देते हैं, आपको बताते हैं कि आपने किसी भी बड़ी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे खड़ा करना है, उसमें आपने किन किन रूल्स को फॉलो करना है। सॉलिड स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डिपेंडेंसी इनवेरिएंट। मैं इनके बारे में भी एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बहुत ही लाइटर मोड के अंदर, बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर मैं इन 5 को क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। अगेन डिज़ाइन पैटर्न्स और भी बहुत हैं, गैंग ऑफ 4 भी है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स मिलते हैं, बट दीज 5 आर बेसिक्स। तो आप इन 5 को जब सीख जाएंगे तो आप एक अच्छा कोड लिखना सीख जाएंगे। तो ये 7 टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आपका अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।